कि इंसान के लाइफ में दो चीज होता है, इंसान जीतता है या सीखता है। और काम किया हुआ और खर्च किया हुआ कहीं नहीं जाता है। 10 महीने के करोड़पति हो आप। जी सर, मैं 8 साल के अंदर दिन रात एक करने के बाद मैं 80 लाख कमाया था। AWPL के अंदर मैं सिर्फ 10 महीने के अंदर करोड़पति बन गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? कहते हैं कि आपने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया, वो सही साबित हुआ? अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता और मेरे साथ जितने कामयाब लोग हैं वो आज उस मुकाम पर नहीं होते। एक लड़का को जबरदस्ती कुछ पैसे देके ने बोला कि शिव कुमार के टीम में जाओ, और उसने ये झूठी अफवाह फैला दिया कि ऐसा हुआ। 3-4 महीना में हम सब कुछ पकड़ लिए कि अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें यूजर बेल्ट पर काम करना पड़ेगा और लोगों को हमें यूजर बनाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अगर कोई होता है तो समय का होता है सर। शिव कुमार जी कहाँ सीखा? आप तो सीखते सीखते करोड़पति बन गए 10 महीने में। 2000 लोगों की भीड़ नहीं देखते, अपने जैसे कामयाब लोगों को नहीं देखते, तो आज शिव कुमार शायद डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। जी सर, बिल्कुल नहीं। इंसान के लाइफ में दो चीज होता है, इंसान जीतता है या सीखता है। और काम किया हुआ और खर्च किया हुआ कहीं नहीं जाता है। दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस पॉडकास्ट में हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, कामयाबी हासिल की हैं, उनसे हम प्रेरणा हासिल करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर शिव कुमार जी, जो डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र से हैं और अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत उपलब्धियां और बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। इस विशेष एपिसोड में हम उनके संघर्ष की कहानी, सफलता की कहानी और डायरेक्ट सेलिंग के बहुत से अहम पहलुओं पर उनके साथ चर्चा करेंगे। तो हम सब स्वागत करते हैं डॉक्टर शिव कुमार जी का। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव कुमार सर, वैसे तो आप एक बहुचर्चित पर्सनैलिटी हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं, आपके यूट्यूब चैनल भी हैं, आपके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे पहलू हमारे जीवन के होते हैं जो लोगों के सामने उजागर नहीं होते। इसलिए हमने आपके साथ ये स्पेशल लीडिंग लीडर्स का पॉडकास्ट रखा है कि आपके ज़िंदगी के उन पहलुओं को भी लोग जाने जो आज तक उनको पता नहीं है। तो शिव कुमार सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद के एक छोटे से गांव ममका का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम ममका हुआ, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, बिहार। बिहार से हैं आप? जी जी सर। हाँ, तो बिहार के लोग इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, तो आप इंटेलिजेंट तो हैं ही। तो ये बताइए, इस इंटेलिजेंसी के लिए आपने पढ़ाई कितनी की है? सर मेरी पढ़ाई 12वीं तक हुई है। 12वीं तक आप पढ़े हैं? जी सर। अच्छा, जैसे बचपन में बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उसके मन में होता है कि यार मुझे बड़े होके ये बनना है। हर व्यक्ति के ख्वाब होते हैं, तो आपका कोई ऐसा ख्वाब था? सर मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि मुझे आर्मी में जाना है। आर्मी में? जी सर। ये आपका ड्रीम था? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में क्या होता था कि हमारे भर्ती से पहले भी कुछ फौजी आते थे, तो उनको देख के हम बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे। और पहले टीवी चलता था तो उस पर जब आर्मी वाले को हम देखते थे तो शुरू से ही उनको देख के मेरे अंदर एक देशभक्ति की भावना थी कि मुझे आर्मी में ही जाना है। मेरा ड्रीम था आर्मी में जाना। आर्मी में जाना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, और ये मौका करोड़ों लोगों में कुछ ही लोगों को मिलता है, और ये मौका आपको मिला। इसके लिए आपको हमेशा भगवान का थैंक्स अदा करना चाहिए कि आपने उस वर्दी को पहना जिस वर्दी को हर व्यक्ति, हर बच्चा बच्चा पहनना चाहता है। और ये सही बात है। मुझे भी याद है कि जब गांव में फौजी आता है और उसको लोग देखते हैं तो बच्चे कहते हैं मैं भी फौजी बनूंगा, और आप फौजी बन गए। यस सर। तो शिव कुमार जी, आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो सरकारी स्कूल से हुई थी या प्राइवेट स्कूल से हुई थी? सर शुरुआत में हमने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की, पहली से 7वीं तक, और 7वीं से 10वीं बार हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मतलब पहले प्राइवेट फिर सरकारी? जी जी सर। वैसे हमने तो ऐसा देखा, लोग पहले सरकारी जाते हैं फिर प्राइवेट जाते हैं, आपका जस्ट उल्टा है। नहीं, एक्चुअली क्या था कि जो मेरा स्कूल था तो प्राइवेट पहली से 7वीं था, और 7वीं के बाद प्राइवेट नहीं था, वहाँ पर सरकारी स्कूल ही था। तो इस चलते प्राइवेट से हमने फिर सरकारी में एडमिशन किया। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं एवरेज था। मन लगता था पढ़ाई में? हाँ, एवरेज था। लगभग 100 में 55% के करीब मेरे मार्क्स आते थे। तो जैसे हर बच्चे का एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट था, मैं पढ़ता था तो मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ता था, मेरा मन लगता था।
और मैथ्स में मेरा मन नहीं लगता था। तो आपका मन, ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसमें आपका मन लगता था? बिल्कुल सर, मेरा हिस्ट्री इतिहास मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, इसलिए आपने इतना बड़ा इतिहास बना दिया डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में। यस सर। तो परिवार में सर आपके कौन कौन है? सर मेरे 4 भाई और 2 बहन हैं। मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा हैं। तो बचपन में जैसे इतना बड़ा आप लोगों का परिवार था, तो आपके घर में आय का साधन क्या था? मेरे घर में आय का साधन सर खेती था। मेरे पिताजी किसान थे और मेरे घर में पूरा आय का साधन खेती से ही हुआ करता था। तो आपने भी खेती करी है? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या क्या होता है आपके यहाँ, फसल क्या होती है? हमारे यहाँ ज़्यादातर धान होता है अच्छा। और रबी फसल भी होता है, जैसे गेहूँ, चना, ये ज़्यादा होता है सर। तो आप जाते थे खेत में काम करने? हाँ बिल्कुल सर, मुझे याद है कि जब मैं 7वीं क्लास में था तो उस समय मैं खेतों में जाके पिताजी के साथ हाथ बटाया करता था। तो कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास सर टोटल 30 एकड़ ज़मीन थी। 30 एकड़ तो एक बड़ा लैंड साइज होता है। तो कहीं ना कहीं बचपन में मुझे लगा तंगी वंगी तो आपने नहीं भुगती होंगी। हाँ, एवरेज बोल सकते हैं हाँ। उस समय के लिए, जो गांव में एक मैं ठीक ठाक था घर घर से। तो आर्मी में जाना जैसे आपका सपना था और वो सपना पूरा हुआ होगा, तो फिर आर्मी में जाने के बाद एक ट्रेनिंग होती है शिव कुमार जी। जी सर। वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताओ, आपको हार्ड लगी थी, आसान लगी थी, आप आसानी से कर गए थे? सर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत हार्ड रहा है। हमें नहीं पता था कि आर्मी में इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। नहीं तो मैं जाते नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाते। एक्चुअली मैं कुछ लोगों को देख के इम्प्रेस हुआ, फिर मैं टीवी वगैरह पर आर्मी के वर्दी को देख के इम्प्रेस हुआ। तो सेना में जाने का एक जुनून था। जब मैं सेना में गया तो मेरा ट्रेनिंग आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप में हुआ। ओके। तो स्टार्टिंग में इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी कि कभी कभी तो मन करता था भाग जाए, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि भागना भी मुश्किल था। अच्छा, भागने का मन किया है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में मेरा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ स्काउट के जितने लड़के थे 50% जितने भी रिक्रूट हुआ करते थे वो यही बोलते थे कि मौका मिलते ही भाग जाना है। तो सेना की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। बचपन में हम लोग मज़े के साथ लाइफ जीते थे और उसके बाद जब सेना में गए तो बिल्कुल 4 बजे हमें जगा दिया जाता था। फिर इसके बाद पीटी में जाना, फिर हार्ड ड्रिल, हार्ड ट्रेनिंग। तो उस समय रियल बहुत हार्ड हुआ करता था हमारे लिए। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था हमारे साथ कि जब 2-3 दिन ट्रेनिंग हुई तो हम बैठ भी नहीं पाते थे, हमारा पूरा पाँव बिल्कुल टाइट हो जाता था। तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग था। लेकिन शिव कुमार जी, आपको एक बात बताता हूँ, वो जो हार्ड ट्रेनिंग थी ना, उसी से आज ये शिव कुमार बना है, जो ना बिल्कुल। थकता है, ना रुकता है, ना मेहनत से डरता है। वो ट्रेनिंग रियली एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को निखार देती है। जी सर। शिव कुमार जी, आपकी स्पीच में हमने कई बार सुना है कि कोई एक बड़ा हादसा हुआ था आपके साथ आर्मी की नौकरी के दौरान। वो क्या हुआ था? क्योंकि आप वहाँ पर तो बड़े शॉर्टकट में लोग सुन पाते हैं। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हादसा था। जब मेरी पोस्टिंग जे.एंड.के में एक सेक्टर है, किरण सेक्टर, जे.एंड.के नॉर्थ हिल में है, और 2005 में मैं वहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा था, इंडिया पाकिस्तान एलओसी के ऊपर। नॉर्थ हिल इंडिया गेट वहाँ उसका नाम है। तो और वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है ना ये तो पूरा? बिल्कुल बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का एलओसी लास्ट बॉर्डर वो है। और जब ठंडी के बाद जब वो खुला था बॉर्डर, तो उसी वक्त मेरी पहली वहाँ पर पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी। और उस समय जब जा रहा था तो मेरा पाँव स्लिप कर गया। लगभग 13,000 फीट ऊंची पहाड़ी से मैं नीचे गिरा। कितना? और तेरह 13,000 हजार फीट फीट जी जी, 13,000 फीट। वहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ था सर, सूखी बर्फ़ थी। और जब मैं नीचे गिरा तो लगभग 500,000 फीट मैं नीचे जा रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आर्मी में एक ट्रेनिंग दिया गया था मुझे कि अगर आप कहीं गिर जाते हो बर्फ़ के अंदर तो हाथ पांव मारना है। तो मुझे वो याद आया, तो मैं हाथ पांव चला रहा था, तो ऑटोमेटिक मुझे लगा मैं रुक गया हूँ। तो रुकने के बाद मैं देखा तो मैं कंसंटीना वायर जो एलओसी होता है मैं उसको पकड़ लिया था। मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे और ट्रेनिंग में बताया गया था कि अगर खून निकलते हैं तो हाथ ऊपर करके पटका बांधना है। तो मैं सर से पटका खोला और बांधा, और वहाँ से बाई हेली मुझे लाया गया था आरआर हॉस्पिटल में। हेलीकॉप्टर के माध्यम हाँ, से? हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुझे लाया गया था। वो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था। तो शिव कुमार जी, कितने दिन लगे आपको रिकवर होने में? सर रिकवर होने में लगभग मुझे 6 महीने लग गए थे। 6 महीने हॉस्पिटलाइज थे आप? हाँ, हॉस्पिटल में कुछ दिन थे, फिर हम लीव पर गए और आर्मी में भी हमें कैटेगरी मिल गया था। तो लेकिन पूरा हीलिंग होने में मुझे 6 मंथ लग गए थे। पूरा हील होने में? जी जी सर। लेकिन
ब्लेस्ड हो आप भगवान से। बिल्कुल बिल्कुल 13,000 फीट खाई में गिरने के बाद भी आज आप जीवित हैं और इतनी ऊंचाइयों पर हैं और इस मुकाम पर हैं। शायद परमात्मा ने इसी दिन के लिए आपको जिंदा रखा। बिल्कुल सर, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमें वो डायरेक्ट सेलिंग कराना चाहता था या लोगों के कैरियर के लिए कुछ कराना चाहता था, तो उस दिन मैं बच गया। नहीं तो मेरे से पहले उस खाई में जो भी गिरा है, एक इतिहास है, कोई भी नहीं बचा है सर। मैं ही वहाँ से बच के आया हूँ। शायद मेरे माता पिता का कर्म था या लोगों का दुआ था या भगवान का आशीर्वाद था, जो कि मैं वहाँ से बच के आ गया। उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शिव कुमार जी, मैंने आज ये समझा आपकी इस स्टोरी से कि आप इतने बड़े फॉलोअर क्यों। आपने बताया मैं गिर रहा था तो मुझे ट्रेनिंग याद आई कि हाथ पैर मारने मैंने मारे। आपने बताया कि मुझे हाथों से खून निकल रहे थे, मुझे बताया गया था आर्मी की ट्रेनिंग में पटका मारना है तो मैंने बांधा। आज मुझे रियली में आपकी कामयाबी का राज पता चला कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है आप उसे 100% फॉलो करते हैं। यस सर, सेना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सेना में ऐसा बोला जाता है कि दिमाग लगाने को किसने बोला है, और डायरेक्ट सेलिंग से भी वो शूट करता है। इसीलिए सेना वाले भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े लेवल पर हैं, सक्सेसफुल हैं। शिव कुमार जी, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई एहसास आपको हुआ था कि जो आप कर रहे हैं ये बहुत नहीं है? कोई ऐसा इंसिडेंट कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, या इम्पोर्टेंस ऑफ मनी आपको कभी लाइफ में लगी हो कि यार अगर आज ये पैसा होता तो ये घटनाक्रम मेरे साथ नहीं होता या मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीता? क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग, एक व्यक्ति है जिसने ज़िंदगी में एक ही काम को करके पूरा जीवन जिया, नौकरी करके, चाहे वो टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे आर्मी पर्सन है। पर आपके बारे में सबको पता है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ऐसी कोई प्रेरणादायक घटना रही है क्या? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली जब मैं आर्मी में था तो 2006 में मेरा एक कज़न है, मेरा एक कज़न चचेरा भाई था, जिसको कैंसर हो गया था। और कैंसर होने के बाद मेरे से भी हेल्प मांगा मांगा गया पैसे का। लेकिन उस समय यह सच्चाई था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैं हेल्प नहीं कर पाया। और उसका इलाज हुआ, लेकिन उस तरीके का इलाज नहीं हो पाया जो होना चाहिए, जिसके चलते वो मेरा कज़न दुनिया से चला गया। उस समय मुझे पता चला कि पैसे का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और ज़िंदगी में पैसा इसलिए कमाना चाहिए कि अपनों का कोई बुरा वक्त आए तो पैसा काम दे। मतलब वो आपके लिए एक दुखद घटना रही जी कि सर। अगर आज मैं अपने भाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो शायद मेरा भाई बच जाता। जी जी सर। वहाँ से आपके अंदर ये उमंग पैदा हुई होगी कि कुछ करना है। कुछ करना है। तो आपकी ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग कब आई थी? मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग सर 2008 में आया। कहाँ पर? 2008 में मैं मेरठ पोस्टिंग आया था, और मेरठ पोस्टिंग आने के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला। तो आपने जैसे ही पता चला ऐसी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, या आपके भी फॉलोअप्स वगैरह लगे थे? नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया गया, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अधूरा जानता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। तो जिस व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लाया, वो मेरा लगभग 1 साल फॉलोअप किया है। 2007 से ही फॉलोअप स्टार्ट किया, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता था। तो ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा हुआ कि मेरठ में एक बड़ा सेमिनार चलता है संडे को, मुझे उसमें इनवाइट किया गया। और जब मैं सेमिनार में गया, लगभग 2000 लोग की भीड़ थी वहाँ पर। और मैं जब वहाँ पर देखा तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आर्मी वाले लोग बड़ी बड़ी कार मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पर मिडिल क्लास लोग बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वेन्यू को देख के इम्प्रेस हुआ, और मैं इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। मतलब आपने बताया कि आप इंस्पायर हुए अपने जैसे कामयाब लोगों को देखकर। जी उससे सर। पहले आपके डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए थे। तो थैंक्स टू वो दिन जिस दिन आपको किसी ने उस वेन्यू में इनवाइट किया, क्योंकि वो अगर उस वेन्यू में आप इनवाइट नहीं किए जाते, 2000 लोगों की भीड़ नहीं देखते, अपने जैसे कामयाब लोगों को नहीं देखते, तो आज शिव कुमार शायद डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता। जी सर, बिल्कुल नहीं होता। तो जब आप इंस्पायर हो गए और आप इस इंडस्ट्री में आ गए, नौकरी भी आप कर रहे थे, तो नौकरी करते करते ये बिजनेस आपने कैसे डेवलप किया? सर, जब मैं इस इंडस्ट्रीज को देखा तो मुझे पता चला कि यही वही इंडस्ट्रीज है जहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ।
और नौकरी के साथ क्या होता था कि बहुत हार्ड स्ट्रगल हुआ। आर्मी में हम 4 बजे जगते थे। 4 बजे से हम कुछ सेना के बैरक वगैरह की सफाई किया करते थे 6 बजे तक। 6 बजे से हम पीटी में चले जाते 7 बजे तक। 7 से 8 हमें 1 घंटे का टाइम मिलता, उसमें हम जाके लोगों को इनविटेशन किया करते थे। फिर इसके बाद सेना में हम 8 से 1 बजे तक सेना का ड्यूटी दिया करते थे। 1 बजे से लगभग 2 या ढाई बजे तक हमें टाइम मिलता, उसमें हम अपना लंच करते। और लंच के बाद जो भी हमें टाइम मिलता, हम वहाँ से अपनी साइकिल उठाते और जाके प्लान करते या फॉलोअप करते। इसके बाद शाम में लगभग 7 बजे तक हम सेना में इंगेज रहते थे। और कभी कभी ड्यूटी रहती तो 10 बजे तक हम सेना का ड्यूटी दिया करते। और रात को जो हमें टाइम मिलता, लगभग कभी हम 12 बजे तक 1 बजे तक जाके हम प्लान किया करते। तो हमने सेना और डायरेक्ट सेलिंग दोनों को मैनेज किया। छोटा छोटा जो आपको टाइम मिला, घंटा आधा घंटा, उसमें आपने बिजनेस डेवलप किया। तो जर्नी वाकई में उस टाइम पे कठिन रही होगी, क्योंकि कुछ थोड़े थोड़े से एक्सपीरियंस हमारे भी ऐसे ही हैं। लेकिन फिर बड़ी बात है, इतना थकने के बावजूद, इतना हार्ड वर्क के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप वहाँ टीम बनाने में सक्षम रहे। तो शिव कुमार सर, फिर आपने, जैसा कि सबको पता है कि एक डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन, नौकरी छोड़ने का, वो कब लिया था आपने? सर मैं 2008 से 2014 तक मैं पार्ट टाइम में किया। 1 फरवरी 2014 को मैं आर्मी को रिजाइन करके फुल टाइम आया। 2014 में मैं सेना को ड्रॉप किया सर। 6 साल करने के बाद? जी जी सर। क्यों किया आपने ड्रॉप वहाँ? मतलब सेना में नौकरी करते करते नहीं कर सकते थे क्या? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति दो जगह बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। डायरेक्ट सेलिंग या दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट टाइम मांगता है। और जो हमें इस इंडस्ट्रीज के लिए टाइम देना चाहिए था, जॉब के कारण हम वो नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण हमें सेना को ड्रॉप करना पड़ा। तो जब आपने सेना ड्रॉप की थी, उस टाइम क्या कमाई हो रही थी, क्या इनकम थी आपकी? उस समय सर हमारी इनकम लगभग 60 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ का था। 60 से 80 हज़ार? जी जी सर। तो आपने तो नौकरी करते करते ही काफ़ी अच्छी टीम बनाई है। जी सर, नौकरी के दौरान हमने बहुत मेहनत किया। एक्चुअली उस वक्त मुझे याद है कि जब हम सेना में 8 से 10 कभी ड्यूटी लगा करता था, या रात में हमें 2 से 4 ड्यूटी दिया करते थे, तो हम ड्यूटी पर ही, मुझे वो दिन याद है कि खड़े खड़े हम सोया करते थे। कभी हम 2 घंटा सोते थे, कभी 3 घंटा सोते थे। तो हम लोग हार्ड स्ट्रगलर थे सर, जिसके कारण सेना में रहते हुए भी एक अच्छी टीम बनाई थी। फिर आपने ये निर्णय लिया कि अब इस बिज़नेस को मैं फुल टाइम करूँगा। जी तो सर। 2014 में, मतलब 6 साल के बाद आपने फुल टाइम इस बिज़नेस में आप आ गए। तो फुल टाइम आने के बाद ग्रोथ बढ़ी थी? नहीं सर, जैसे मैं फुल टाइम आया तो एक्चुअली हमें ऐसा लगा कि फुल टाइम आने के बाद ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन मेरे साथ हादसा क्या हुआ कि 2-3 सिटी मेरी टीम टूट गई। ओके। और टूटने के बाद सीधा जो मेरा चेक सपोज कीजिए कि 80 हज़ार के करीब था, वो लगभग 40-45 हज़ार पर आ गया। फिर मैं दोबारा स्ट्रगल करके दोबारा टीम बना के फिर उसको मैं डेवलप किया सर। तो सर, फुल टाइम आने के बाद तो मज़ा आ रहा होगा? बिल्कुल सर। पार्ट टाइम में जो टाइम हम अपने टीम को नहीं दे पाते थे, वो टाइम हम फुल टाइम में दे पा रहे थे। क्योंकि पार्ट टाइम में क्या होता था, हम टीम बनाते थे लेकिन लोगों को ट्रेंड नहीं कर पाते थे। ओके। लेकिन फुल टाइम आने के बाद हमने लोगों को ट्रेंड किया, सिस्टम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, चूँकि टीम फुल टाइम आने के बाद ही स्टेबल हुई। अच्छा शिव कुमार जी, एक बात हमें और जानने को मिली है, हम इसकी सच्चाई आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी जिद पकड़ी थी इस इंडस्ट्री में आने के बाद, कि जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सर। मैं 2008 में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। और 2008 में मैं ये बोल दिया था कि जब मैं डायमंड बनूंगा तभी शादी करूंगा। और 2008 से लंबा संघर्ष चला। मैं नवंबर 2015 में डायमंड बना। और डायमंड बनने के बाद 20 अप्रैल 2016 में मैं शादी किया। मतलब वो 8 साल जिद बाद। पूरी की आपने? जी जी सर। तो मतलब आपकी शादी, आपकी जो वाइफ की शादी है, वो एक डायमंड से हुई, ये आप चाहते थे? जी सर। बड़े पैशनेट है सर आप रियली में डायरेक्ट सेलिंग को लेके। मेरा ये मानना था कि अगर हम शादी करेंगे तो शादी के बाद हमें पैसों की ज़रूरत के लिए ना जूझना पड़े, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और एक अच्छी लाइफ को जिए। तो मैं डायमंड बनने के बाद ही शादी किया सर। सर, ये तो एक बड़ा संयोग बना है कि हमने सुना है कि हमारी पत्नी के रूप में भगवान हमें लक्ष्मी देता है। तो मतलब 2016 में आपकी शादी होती है अप्रैल में, और मई 2016 में
आप एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्लेटफॉर्म चुनते हो, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो अब ये बताइए, जब आप वहाँ एक कंपनी पुरानी वाली में आप डायमंड थे, फिर शादी होती है और उसके अगले महीने ही आप एडब्ल्यूपीएल क्यों चुनते हो? सर, मेरे वाइफ का आना रियल मेरे लिए बहुत लकी है। और मैं बोल सकता हूँ कि हमारे सक्सेस में मेरे वाइफ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सर, शादी तो मेरी पहले से फिक्स थी। लगभग 2016 में मेरी शादी हुई और वो डेट 2015 में ही रख दिया गया था। जी। लेकिन एक साल मेरे लाइफ में बहुत मतलब उथल पुथल हुए, और मेरे लाइफ के उस समय बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे, गुड एक्सपीरियंस रहे। तो चूंकि मुझे डिसीजन लेना था, लेकिन मैं शादी का वेट कर रहा था, और 20 अप्रैल को मैं शादी किया। और इसके बाद लगभग 30 मई को मैं एक हार्ड डिसीजन लिया और AWPL को ज्वाइन किया। तो वो कैसे, कौन से गुड और बैड एक्सपीरियंसेस रहे आपके आपकी पुरानी कंपनी में, हम भी जानना चाहते हैं। सर, मेरे लाइफ के वहाँ पर बहुत खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे। सबसे पहले मुझे वहाँ पर ये दिक्कत आई कि वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। हमारी टीम में ना जाने कितने बार क्रॉस लाइन हुई, मुझे भी नहीं पता। मुझे याद है कि हर 3 महीने में कोई ना कोई क्रॉस लाइन होता था, बड़ा क्रॉस लाइन होता था, और उसका कोई भी कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दिया करता था। दूसरा, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत करने के बाद प्रोडक्ट की अगर बात किया जाए तो कोई भी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं था। कोट पैंट हमें दिए जाते थे, वो फटे हुए कोट पैंट मिलते थे, साड़ी फटी हुई मिलती थी। और जब हम कोई कंप्लेन किया करते थे तो हमें बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हवा बिकता है, जबकि ये सच्चाई नहीं था सर। ये हमारे मतलब बहुत सारे इससे हमें दिक्कत आई प्रोडक्ट को लेकर। एथिक्स वहाँ पर नहीं था, जिसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, और इसके चलते मुझे एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा सर। लेना नहीं चाहते थे? नहीं, मैं लेना नहीं चाहता था। जब मैं पिछली कंपनी को ज्वाइन किया था जो 2008 में, तो मैं ये सोच के ज्वाइन किया था कि यहीं पर काम करना है। अगर मुझे उस कंपनी को छोड़ना होता तो शायद मैं आर्मी के जॉब को ड्रॉप नहीं करता सर। सही बात है। मैं भी जॉब को ड्रॉप किया था, और मेरे टीम में भी कुछ लड़के थे जो आर्मी में थे और दूसरे जॉब में थे, जो जॉब को ड्रॉप करने के बाद फुल टाइम हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। तो हमारे लिए रियल ज़िंदगी का एक बहुत हार्ड डिसीजन था। पर वो डिसीजन हार्ड था, लेकिन उसके बाद में वो सही साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बोल सकता हूँ कि मैं आज जहाँ पर हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल या मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है कि मैं मई 2016 में AWPL करने का डिसीजन लिया। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता, और मेरे साथ जितने कामयाब लोग हैं वो आज उस मुकाम पर नहीं होते। होता है शिव कुमार जी, जब हम किसी भी एक संस्था के साथ एक लंबा समय हम व्यतीत कर लेते हैं, वहाँ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, एक मोहब्बत डेवलप हो जाती है, एक प्यार डेवलप हो जाता है। लोगों को हम भरोसा दे के लाते हैं कि यार तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमें डिसीजन लेना पड़े, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ डिसीजन जीवन को बेहतर बना जाते हैं, और ये जो आपने बताया कि बैड एक्सपीरियंसेस, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस अब थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन पहले तो सभी लोगों के साथ यही था कि हवा बेचो, प्रोडक्ट मत बेचो। जी सर। शिव कुमार सर, AWPL में जब आप आए होंगे तो आपकी पुरानी टीम भी होगी, तो सब आपके साथ आ गए थे या कुछ आए थे कुछ रह गए थे? मैक्सिमम टीम सर मेरे साथ आई थी। और एक्चुअली क्या था कि पिछली कंपनी में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। लगभग 8 साल में हमने जो टोटल टीम बनाई थी 18,000 की टीम बनाई थी, दोनों साइड में खुद मेहनत करके काम किया था। और मेरा बोलना है कि कोई मेरे साथ नहीं आता है। अगर आपने लोगों के साथ काम किया है तो लोग आपका साथ देंगे, और अगर आपने लोगों के लिए काम नहीं किया है तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब हमने डिसीजन लिया था तो लोगों ने एक ही चीज़ बोला था कि सर 8 साल में आपने एक बार भी नेगेटिव बात नहीं किया, और अगर आप ये बोल रहे हो कि अब हमें AWPL को ज्वाइन करना चाहिए, पिछली कंपनी को ड्रॉप करना चाहिए, तो आप गलत नहीं बोल सकते हो। मैं कंपनी के साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और हमने डिसीजन लिया और मैक्सिमम टीम मेरे साथ आ गई थी। अच्छा शिव कुमार जी, मुझे ये भी पता चला है कि इतनी मेहनत आपने की है उन 8 साल में, कि कहते हैं कि आपने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया। जी सर। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो उन 8 साल में मुझे याद है कि मैं रात में बसों में धक्का खाता था। कभी मेरठ से दिल्ली आता
और दिल्ली से बस पकड़ता, कभी फर्रुखाबाद जाता, दिन में मीटिंग करता, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ता, फिर मैं कोलकाता जाता, फिर वहाँ मीटिंग करता, फिर वहाँ से मीटिंग करने के बाद मैं चंडीगढ़ निकलता, मैं वहाँ मीटिंग करता। मुझे याद है सर, मैं एक एक साल घर से बाहर रहा हूँ और इतना हार्ड स्ट्रगल किया कि ना मेरा खाने का ठिकाना होता था, ना मैं शरीर को ध्यान देता था। और रियल अगर स्ट्रगल की बात किया जाए तो मैं पिछले कंपनी में स्ट्रगल किया हूँ सर। तो यहाँ आने के बाद कितने दिन में अचीवमेंट आ गई थी आपको? सर यहाँ आने के बाद एक्चुअली जब मैं AWPL ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्ट का क्या अहमियत होता है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना बड़ा होता है। और मेरे साथ AWPL का प्रोडक्ट काम करना स्टार्ट किया, यहाँ के एथिक्स का साथ मिला, यहाँ का प्रिंसिपल का मुझे साथ मिला। और जहाँ पर मैं 8 साल के अंदर दिन रात एक करने के बाद मैं 80 लाख कमाया था, AWPL के अंदर मैं सिर्फ 10 महीने के अंदर करोड़पति बन गया था सर। 10 महीने के करोड़पति हो आप? जी सर, सिर्फ 10 महीने के? केवल 10 महीना। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है शिव कुमार जी। ये सब आपकी पुरानी मेहनत का और जो जज्बा था आपके अंदर पहले दिन से, उस जज्बे का कमाल है। 10 महीने का करोड़पति, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी सर, मैं सुना था पहले कि इंसान के लाइफ में दो चीज़ होता है, इंसान जीतता है या सीखता है। और काम किया हुआ और खर्च किया हुआ कहीं नहीं जाता है। मुझे पता था कि जो मैं मेहनत किया हूँ और मैं दिल से मेहनत किया हूँ वो ज़रूर रिजल्ट आएगा। और सर वहाँ का मेहनत मैं AWPL में आके इनकेस किया हूँ। तो शिव कुमार जी, यहाँ आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आई कि वहाँ के प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही अलग थे, यहाँ के प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग थे, वहाँ की एजुकेशन अलग थी, यहाँ की एजुकेशन अलग थी, वहाँ की लीडरशिप अलग थी, यहाँ की लीडरशिप अलग थी, दिक्कत आई या मज़ा आया? सर स्टार्टिंग में मज़ा भी आया और दिक्कत भी आई। दिक्कतें आई कि जब हमने यहाँ पर डिसीजन लिया आने का, तो आने के बाद जो मेरे कुछ अपलाइन थे वो हमारी टीम को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किए, नेगेटिव करना स्टार्ट किए। इवन एक फर्रुखाबाद का केस है कि वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़का को ज़बरदस्ती कुछ पैसे दे के अपलाइन ने बोला कि शिव कुमार के टीम में जाओ और बताओ कि प्रोडक्ट खा के कोई मर गया है। और उसने ये झूठी मतलब अफवाह फैला दिया कि ऐसा हुआ। फिर हमने बहुत मुश्किल से वेरीफाई किया कि ये गलत है, क्योंकि सर पहले तो हमें ये बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिया ही नहीं जा सकता जो लोगों को हेल्थ सही कर सकता है, केवल कोट पैंट साड़ी को हम बेचना जानते थे। तो जब यहाँ पर आए तो यहाँ यूजर बेल्ट के प्रोडक्ट थे, तो वहाँ का सिस्टम अलग था और यहाँ का सिस्टम अलग था। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग से सीखना पड़ा, कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी पर काम करता है, या बॉडी को सही रखने के लिए बॉडी को क्या क्या हर्ब्स की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर हमने समझा। तो शुरू में हमें सीखने में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन धीरे 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 3-4 महीना में हम सब कुछ पकड़ लिए कि अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें यूज़र बेल्ट पर काम करना पड़ेगा और लोगों को हमें यूज़र बनाना पड़ेगा। शिव कुमार जी, कहाँ सीखा? आप तो सीखते सीखते ही करोड़पति बन गए 10 महीने में। एक्चुअली सर यहाँ पर आने के बाद टीम हमारे पास ऑलरेडी थी, टीम में कोई कमी नहीं थी, टीम बहुत जुनूनी थी। और पिछले कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, लीडरशिप अच्छा था, हमें एक भूख था सक्सेस का कि हमें कामयाब होना है। और हमारे जो टीम के लोग थे उनको भी एक भूख था कि मुझे जल्दी कामयाब होना है। और जैसे हम AWPL में आए और यहाँ का प्रोडक्ट हमने लोगों को प्रमोट किया, और प्रमोट करने के बाद गजब का रिजल्ट आया सर। ऐसे लोग जिसके घुटने डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, और हमने उनको प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट देने के बाद बोला कि सर ऐसा है, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, अगर दूसरी जगह आपने मान लीजिए 5 लाख खर्च किया है और हमारा प्रोडक्ट आप ले जाइए, आप 10,000 20,000 का प्रोडक्ट खाइए। अगर आपके घुटने ठीक नहीं होते हैं तो आप ये समझिए 5,20,000 लग गया, और अगर आपके घुटने सही हो जाते हैं तो समझिए 20,000 में आपके घुटने अपने हो गए। और उन लोगों ने अगले 2 महीना बाद 3 महीना बाद बताया कि बेटा जो काम डॉक्टर ने नहीं किया वो काम आपने किया, आप हमारे लिए राम हो, और आके गले लगा लिए, रोने लगे। तो रियल अगर हमें यहाँ तक पहुँचाया है सर, तो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट ने पहुँचाया है। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो काम 10 महीने में हुआ सर। कमाल किया आपने। बिल्कुल सर। सर ये बताइए, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी अचीवमेंट रही जो प्राप्त करने के बाद आपको लगा कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करने का मेरा निर्णय सही रहा? सर मेरे लाइफ में पहला ये सपना था कि मुझे ड्रीम कार लेनी है,
और मैं पिछली कंपनी में 8 साल स्ट्रगल किया, वहाँ पर वो सपना पूरा नहीं कर पाया। और यहाँ आने के बाद केवल 8 महीने के अंदर मैं अपने सपनों का पहला लग्जरी कार ऑडी Q3 लिया था। तो रियल वो मेरे लाइफ का एक ड्रीम था, एक सपना था, वो पूरा हुआ। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहता है, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात को लेकर है कि मेरे टीम में जब मैं पहली बार आया था तो 14 कोर लीडर के साथ मैं मीटिंग किया था, और आज वो सारे के सारे लीडर करोड़पति क्लब के हिस्सा है। किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 2 करोड़, किसी के पास 10-15 करोड़ तक अचीवमेंट है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अपने लोग होते हैं, जिनको हम सपने दिखाते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब उनके सपने पूरे होते हैं। हमारे सपनों से बड़ी खुशी हमें तभी होती है जब अपने भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके साथ जो आपकी कोर टीम थी आज सारी की सारी करोड़पति है। तो शिव कुमार जी, आज 2025, 17 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, अचीवमेंट आपके पास है। कोई ऐसी 5 सीख आप हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स को दें कि जिनका अनुसरण करके वो भी आप ही की तरह इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकें। जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। और जितने भी डायरेक्ट सेलर हमें सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी कामयाबी लेना है तो सबसे पहले अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, आप अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो कीजिए। मैं इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैं 2008 में अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो करता था, आज 2025 में भी वैसे ही ब्लाइंड फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा, किसी भी कंपनी में बड़ी कामयाबी लेने के लिए क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट रहेगी तब आप पैसिव इनकम लेंगे, और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं रहेगी तो एक ना एक दिन नेटवर्क धराशायी हो जाएगी। तीसरा, इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी कामयाबी लेने के लिए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, यहाँ अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, एक व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। मेरा मानना है कि दुनिया में पॉजिटिव व्यक्ति ही सक्सेसफुल होता है, और सक्सेसफुल व्यक्ति ही पॉजिटिव है। मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को देखा हूँ सर कि अच्छे अच्छे लेवल पर जाने के बाद चाहे कारण जो भी हो, लेकिन वो नेगेटिव हो जाते हैं, और जहाँ से वो बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं वहाँ से वो पीछे हट जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यहाँ पर कामयाब होने के लिए हर व्यक्ति को रोज़ करना ज़रूरी है और लगातार करना ज़रूरी है। जो व्यक्ति लगातार इस काम को करता है वो हमेशा बड़ी कामयाबी लेता है। और हमारा पांचवा हमारा पॉइंट है कि धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं 2008 से 2016 तक लगातार स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड स्ट्रगल, बहुत संघर्ष किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगर मैं धीरज नहीं रखता तो शायद आज मैं क्राउन एम्बेसडर नहीं होता। और मैं विषम परिस्थितियों में भी उतना ही काम किया, उतना ही धीरज रखा जितना कि सम परिस्थिति में था। तो धीरज रखना पड़ेगा। ये मेरे डायरेक्ट सेलर के 5 पॉइंट्स हैं जिसको अगर फॉलो करे हर व्यक्ति तो यहाँ से सर बड़ी कामयाबी ले सकता है। शिव कुमार जी, बहुत बेहतरीन शिक्षा आज आपने अपने 17 साल के एक्सपीरियंस से डायरेक्ट सेलर्स को दी है। और प्रैक्टिकली इसमें 2-3 बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा आपके साथ कि जैसे शिव कुमार जी ने कहा ब्लाइंड फॉलो, तो ब्लाइंड फॉलो हम अपलाइन को इसलिए नहीं करते कि वो हमारा सीनियर है या वो हमारा अपलाइन है या वो हमारा खुदा है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यस। अपलाइन एक एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं वो उन सब परिस्थितियों से गुजरा हुआ है जो आज एक डायरेक्ट सेलर के सामने खड़ी है। इसके लिए कहा जाता है कि अंधभक्ति नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हमारे ऊपर है, वो हमें हर परिस्थिति से निकाल सकता है क्योंकि वो भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर के आया है। जी सर। दूसरा आपने कहा कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, रोज़ लगातार। तीसरा आपने कहा पॉजिटिव रहना है, उतार चढ़ाव। वो व्यक्ति हकीकत में लाइफ में जो भी व्यक्ति इस जीवन में ऊपर चढ़ के भी गिर गया है वो नेगेटिव हो गया तभी गिरता, नहीं तो नहीं गिरता। और आखिरी आपने पेशेंस बताया, तो मैं एक बात कहूँगा, व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक इन योर लाइफ यू डोंट कब अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छी टीम मिल जाएगी, कंपनी क्या और अच्छा लेके आ जाएगी,
क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। आपका काम है धैर्य रखना, पॉजिटिव होते हुए, रोज लगातार काम करते हुए, अपलाइन की बात मानते हुए काम करते रहना। मज़ा आ गया शिव कुमार सर आपका ये एक्सपीरियंस जान के। शिव कुमार सर, एक डायरेक्ट सेलर जब आता है तो वो बहुत छोटी सी इनकम करता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी जॉब से ज़्यादा पैसा आ रहा होता है और यहाँ कम पैसा आ रहा होता है, और फिर एक समय पर आके वो ज़्यादा भी कमाने लगता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी में कुछ असर करता है? बिल्कुल सर। इस इंडस्ट्रीज में अगर किसी को भी कामयाब होना है, दुनिया कोई भी इंडस्ट्रीज है, तो उससे अपने फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो अब जो भी उसका इनकम आता है 50% कम से कम बिजनेस पर खर्च करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेहनती लोगों को मैं देखा जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग कमज़ोर है, वो खर्चे नहीं करना चाहते। सपोज कीजिए उसका बिजनेस कोलकाता में है और वो दिल्ली में बैठा है, सिर्फ कोलकाता इसलिए नहीं जाता कि कोलकाता जाएगा 10 दिन रहेगा तो 50,000 खर्चे हो जाएंगे, जबकि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे। मुझे याद है कि मैं पैसे को कभी पैसा नहीं समझा। मुझे याद है कि अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो यहाँ से सीधा गाड़ी पकड़ता था, चंडीगढ़ जाता था, होटल में रहता था, वहाँ टीम को एजुकेट करता था और फिर वापस दूसरे सिटी में चला जाता था। तो अगर फास्ट अचीवमेंट लेनी है तो अपना जो भी इनकम है उसका 50% बिजनेस पर खर्च कर दे, तो मैं दावा देता हूँ 3 से 5 साल में सर बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। 3 से 5 साल में बड़ी कामयाबी मिलेगी, 50 साल तक कामयाबी रहेगी। इसमें मैं आपको एक बिजनेस ट्रेनिंग है जो आपने कहा, आपने तो अपने एक्सपीरियंस से कहा, ये प्रैक्टिकली वर्ल्ड वाइड एक ट्रेनिंग है कि अगर आपको छोटी दुकान को बड़ा बनाना है तो छोटी दुकान से कमाया हुआ पैसा दोबारा डालोगे दुकान में तो ही दुकान का साइज बड़ा बनेगा। इसे कहते हैं री इन्वेस्ट। री इन्वेस्ट योर इनकम इन योर बिजनेस। क्योंकि व्यापार में ये ट्रेनिंग्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड की ट्रेनिंग है कि व्यापार में जो व्यापार आपको पैसा कमा के दे रहा है आप उसको क्या दे रहे हो। सिर्फ मेहनत नहीं, आप भी उसके पार्टनर हो। आप और बिजनेस, आप दो पार्टनर हो। जो इनकम आएगी दोनों में बराबर बटेगी। अगर जो ज़्यादा लेके जाएगा उसकी ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाएगी। अगर हम पैसा कमाते हैं तो जो पैसा हमें आता है उसे हमें 50% री इन्वेस्ट बिजनेस पे और 50% अपने जीवन के सुधार पे करना चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा आपने रखा है, कि ये 50% हमेशा नहीं रहता है। ये 50% रहता है एक लिमिटेड रैंक तक। जैसे आप ब्लू डायमंड बने होंगे 50%, ब्लैक डायमंड 50%, बस। फिर ये आता है 50 से 40, 40 से 35, 35 से 30, फिर 25, फिर 20। इसी तरह आते 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 पता चलेगा कि जब आपका ब्रांड एम्बेसडर का चेक आएगा तो मात्र 10% री इन्वेस्ट करना है आपको, और उससे अगला रैंक आपका तैयार हो जाएगा। तो ये परसेंटेज री इन्वेस्ट का कम भी होता चला जाता है अचीवमेंट के अनुसार, रैंक के अनुसार और इनकम के अनुसार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को अपना पार्टनर नहीं बनाता है और अपना प्रॉफिट अपने बिजनेस के साथ शेयर नहीं करता है तो उसके बड़े बिजनेस भी कभी भी छोटे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन है। जिसको भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर चाहिए उसको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आना चाहिए। शिव कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बोला भी गया है कि जितना शक्कर डालोगे पानी उतना ही मीठा होगा। तो बिजनेस को बड़ा करना है तो खर्च करना पड़ेगा सर। शिव कुमार सर, डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम भी होता है, यहाँ कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे संडे सेमिनार्स होते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती हैं 3-3, 4-4 दिन की, ट्रिपल टीज होती हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स। तो आपके अनुसार क्या डायरेक्ट सेलर को अटेंड करनी चाहिए? इनको अटेंड करे बिना भी वो आराम से कामयाब हो सकता है? बिल्कुल सर, अटेंड करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि छोटा टीम अपने तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन बड़े टीम को बनाने के लिए हमेशा सिस्टम को ब्रांडिंग करना चाहिए, सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। किसी भी जगह अगर हमें कामयाब होना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बोला भी गया है कि लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सीखोगे तभी आप पैसा कमाओगे। और आज कोई भी टीम बड़ा हुआ है उसमें एजुकेशन सिस्टम का यानी ट्रेनिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जब हम स्टार्ट किए थे तो हम 20 सेल से स्टार्ट किए और आज देखा जाए
तो हमारे नेटवर्क में लगभग 10 से 12 हज़ार सेल वीकली जाते हैं। तो अगर 8 साल में 20 सेल से 10 से 12 हज़ार सेल वीकली गया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम का। अब पहला हो गया ट्रेनिंग, दूसरा हो गया वेन्यू। वेन्यू अगर मैं बोलूँ, और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया ही था तो वेन्यू को देख के आया था, क्योंकि वेन्यू में क्या होता है, एक माहौल होता है सर। जो माहौल संडे के सेमिनार में मिल जाएगा, वो माहौल 1-to-1 प्लान में किसी को भी नहीं मिल सकता है। तो एक माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए एक सेमिनार को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। और दूसरा हो गया फंक्शन। फंक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो फंक्शन मैं बोल सकता हूँ कि विज़न को क्लियर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। हम 1-to-1 किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा रूप हम नहीं दिखा सकते कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा है, लेकिन जब कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो छोटा फंक्शन हो चाहे एक बड़ा फंक्शन हो, जब आम व्यक्ति ये देखता है कि एक व्यक्ति को, एक डायमंड को, एक अम्बेसडर को, एक क्राउन अम्बेसडर को इतना बड़ा इज्जत मिलता है, तो इज्जत को देख के प्रेरित होता है कि मुझे भी ऐसी इज्जत चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में शुरू में पैसा कम आता है और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि बाद में क्या होता है कि मेहनत जीरो होता है और पैसा बहुत बड़ा आता है। तो शुरुआत में कोई भी व्यक्ति पहले साल या दूसरे साल इसीलिए टिकता है कि वो इज्जत को देख के टिकता है कि मुझे ऐसी इज्जत कमानी है। तो सर ट्रेनिंग का भी एक बहुत अलग अलग रोल है, वेन्यू का भी एक बहुत अलग रोल है। और चाहे हम 3 नाइट 4 डे का हम सेशन करते हैं जिम कॉर्बेट में, एसओएस करते हैं, या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है वर्कशॉप का। जिस भी नेटवर्क में ट्रेनिंग सिस्टम और सेमिनार स्ट्रॉन्ग होगा, वो नेटवर्क कभी भी डेड नहीं होगा। उस नेटवर्क में डेड रेशियो कम होगा और एक दिन वो नेटवर्क के लीडर जरूर कामयाब लीडर में तब्दील होंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये हर डायरेक्ट सेलर को इससे समझना चाहिए जो शिव कुमार जी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग्स, फंक्शंस, सेमिनार्स, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स और आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अचीवमेंट। यस सर। मैं इस पे इतना बताना चाहूँगा, लोग इसमें खर्चा होता है थोड़ा इसलिए नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अपनी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ही जीवन में खर्चा करता है। एक डॉक्टर इंडिया से एमबीबीएस करता है, वो अमेरिका एमडी करने जाता है, उसको पता है कि एक एमडी का टैग और लग गया तो तेरी कीमत बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकली ये सब आपकी कीमत बढ़ाने के इवेंट हैं। जब जब आप इन इवेंटों से होके आओगे, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में जाएगा वो 2 कमाता था 4,000 कमाने लगेगा, 4 कमाता था 8, उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को, अपनी काबिलियत को प्लस किया है, ना कि माइनस किया है। तो बहुत बेहतरीन आपने बताया कि सभी लोगों को इवेंट कभी मिस करने नहीं चाहिए। यस सर। शिव कुमार जी, ये जैसे 2 लाख जनरेशन प्लान है, कई बार हम देखते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन में डिस्प्यूट होता है कि सर आप मेरा ये लेग चलाओ, मैं दोनों लेग नहीं चलाऊंगा, मैं तो एक ही लेग चलाऊंगा। आपके हिसाब से एक डायरेक्ट सेलर को पहले ही दिन ही क्या माइंड सेट करना चाहिए कि उसे 2 लाख जनरेशन प्लान में ही फोकस रखना चाहिए, या एक में ही रखना चाहिए, या एक अपलाइन के हाथ में छोड़ देना चाहिए? आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इसमें कई घटनाक्रम आपके साथ भी होंगे या आपकी टीम में भी होते होंगे, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलर्स को? मैं सर सभी डायरेक्ट सेलर्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर बड़ी कामयाबी लेना है, बड़ा सक्सेस लेना है, तो हमेशा दोनों लेग में काम करना पड़ेगा। एक्चुअल में देखा हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कोई डायरेक्ट सेलर आया और उसका वन साइडेड स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरे साइड में फोकस करता है, तो क्लियर है कि अपलाइन जिस साइड में फोकस होके काम करेगा फिर वो पावर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, वन साइडेड वो वर्क नहीं करता है, तो जो वीकर होता है उससे उसका रिलेशन उतना मजबूत नहीं हो पाता है, यस। जिसके चलते उसको नेटवर्क को स्टेबल करने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, जो लीडर वन साइडेड वर्क करता है, सपोज कीजिए कि एक साइड में उसका बहुत अच्छा नेटवर्क है और दूसरे साइड में नेटवर्क वीक है, तो जो वीक साइड के नेटवर्क के लोग होते हैं उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि इसके पास सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपलाइन के ऊपर हावी हो जाता है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी कामयाबी लेना है तो हर डायरेक्ट सेलर को दोनों साइड काम करना चाहिए। और इससे क्या होता है
सपोज कीजिए कि कोई लेग वीक है, तो जो लेग वीक होता है उसमें हमेशा नेगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं, और जो पावर लेग होता है, जो स्ट्रॉन्ग लेग होता है, उसमें पॉजिटिव लोग ज़्यादा होते हैं। सर, जो लीडर दोनों लेग में जाता है उसका रिलेशनशिप दोनों लेग्स के लोगों से अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर बड़ा बनना है तो ये जर्नी 10 करोड़ 20 करोड़ का नहीं है, ये जर्नी 100 करोड़ का है। और 100 करोड़ तक पहुँचने के लिए हमेशा एक डायरेक्ट सेलर को दोनों लेग पर खड़ा रहना पड़ेगा। तो मेरा ये डायरेक्ट सेलर्स को मैसेज है कि अगर आपको 100 करोड़ तक जाना है तो आप दोनों लेग्स में काम कीजिए। बड़ा परफेक्ट मैसेज आपने दिया है। मैं इसमें इतना सा प्लस करूँगा कि आपके पास अगर एक पावर भी है, लोग भी खूब हैं, फिर भी आपको जाना है, क्योंकि आपको इन्हीं लोगों को और आगे लेके जाना है। नंबर्स बहुत बड़े हैं 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए। तो अगर आपके रिलेशनशिप, व्यवहार, आचार, ट्रेनिंग, मीटिंग आपकी जैसी ही होंगी, आपके दोनों नेटवर्क में आप ही की मॉनिटरिंग होंगी, आप ही के विचार होंगे, तो दोनों नेटवर्क आपके हिसाब से चलेंगे। नहीं तो एक नेटवर्क अपलाइन के हिसाब से चल रहा है, एक आपके हिसाब से चल रहा है, एक इधर कंफ्यूज है, एक इधर कंफ्यूज है। इसीलिए ग्रोथ आपकी उतनी फास्टेस्ट नहीं होती जो लोग एक ही लेग में काम कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके को पावर ना मिले या आपके अपलाइन के माध्यम से जो लीडरशिप आई है वो आपके लिए काम ना करे, मैं ये नहीं कहता। आपके पास जितना मर्जी बड़ा पावर है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप उस पावर में भी अपने आइडियाज़, अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी मीटिंग्स शेयर करेंगे और उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, तो एक ही सोच से दोनों नेटवर्क आपके चलेंगे और जो आपको 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे। तो शिव कुमार जी, बिल्कुल आपने सही कहा, हमें अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट दोनों लेग पे करके रखना चाहिए, चाहे पावर कितना ही बड़ा हो, पर जाना वहाँ भी चाहिए। यस सर। शिव कुमार सर, कई बार होता है कि अपलाइन डाउनलाइन के भले की बात करता है, उसके अच्छे की ही बात करता है, क्योंकि डाउनलाइन अगर बड़ा बनता है तो अपलाइन भी कहीं ना कहीं बड़ा ही बनता है, हम सब मिलके बड़े बनते हैं। पर आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपलाइन की बात मानते ही नहीं है, हमेशा ही अपलाइन को कहते हैं मैं मेरे हिसाब से कर लूँगा? तो आपके अनुसार ये सही है, उन्हें बात माननी चाहिए? और अगर वो नहीं मानते तो अपलाइन को कैसा रिएक्ट करना चाहिए? सर, अपलाइन का काम है समझाना, समझाना और समझाते रहना। अगर कोई लीडर बात नहीं भी मानता है तो अपलाइन उसे समझाते रहे और हम्बल रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है कि समय समझा देती है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज से 3 4 साल 5 साल पहले अपलाइन की बातें नहीं मानते थे, लेकिन आज वही काम उनके और डाउनलाइन के बीच हुआ तो उनको पता चल गया कि उनके सक्सेस में अपलाइन का कितना बड़ा रोल है। तो अपलाइन को अपना रोल करना चाहिए, उसे कभी भी अपने रोल को नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि समय बता देगा, समय उसे समझा देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अगर कोई होता है तो समय का होता है सर। सही कहा आपने। हमें भी ये सिखाया गया है कि आपकी डाउनलाइन को एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ, 30 बार, आपका काम है बताते रहो। वो नहीं कहते जागते रहो, आपका काम है सही बात बताते रहो। वो नहीं मान रहा तो उसको हाल पे छोड़ दो, पर आप कोई गुस्सा उक्सा मत करो उस पर, डांटा वाटा डांटना टूटना नहीं है। बोलो भाई ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप करो अपने हिसाब से, बढ़ो आगे, मानो तो सही, ना मानो तो सही, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते, लेकिन हम समझा तो पूरी ज़िंदगी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज के समय में तो पापा अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन हर बच्चा अपने पापा की बात नहीं मानता है। तो अपलाइन भी एक पापा की तरह है, मैं बोल सकता हूँ एक माँ की तरह होना चाहिए अपलाइन को, जिसको अपना रोल करना चाहिए। उसका डाउनलाइन उसको क्या देगा, क्या करेगा, इससे उसको कोई लेना देना बिल्कुल नहीं सही। है। अपलाइन अगर अपना रोल करेगा तो मेरा मानना है कि डाउनलाइन एक दिन ज़रूर समझेगी कि अपलाइन हमारे लिए क्या किया है, और एक समय सक्सेसफुल होने के बाद ज़रूर बोलेगा डाउनलाइन कि सर, आपके मार्गदर्शन के कारण, आपके गाइडलाइन के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसे बहुत सारे लीडर मेरे लाइफ में आए जो पहले नहीं समझते थे कि लीडर उनके लिए क्या कर रहा है, लेकिन आज वो समझते हैं कि आज वो जहाँ तक पहुँचे हैं उसमें अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बोलता हूँ अपलाइन को एक माँ का रोल करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे पापा की बात नहीं मानते, नहीं,
मानते शुरू में नहीं है, 30-35 साल बाद कहते पापा सब सही कहते थे, पापा पढ़ने के लिए कहते थे, पापा कहते थे बेटा बस 12 साल पढ़ ले पूरा जीवन ऐश करेगा, लेकिन हम क्रिकेट खेलते थे, तब समझते हैं। जी जी। तो वो कहावत है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ योर लाइफ, जब तक आप सही गलत समझते हो, यू आर टू ओल्ड टू प्ले, फिर उस गेम को आप खेल नहीं पाते। यस। आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण जानता हूँ हमारी कंपनी में, मेरे पास आते हैं कई बार अपलाइन, सर ये बात नहीं मानता, सर मैं इसका ये कर दूंगा, सर मैं इसका ये कर दूंगा। कई बहुत केस है मेरे पास ऐसे आते ही रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। तो मैं लोगों को कहता हूँ पेशेंस संयम रखो, कुछ मत बोलो। बोला सर कैसे ना बोलें, सर हम कहते हैं एस में आना है तो एस में लोग नहीं लेके आ रहा, सर हम कहते हैं फंक्शन में आना तो फंक्शन में नहीं आता, सर ना कभी क्या नाम है हमें सही फिगर देता। मैं कहता हूँ वक्त समझाएगा, समय समझाएगा, अभी बच्चा है नहीं मान रहा, बड़ा होने दे, डायमंड बनेगा तो समझेगा, ब्लू डायमंड बनेगा तो समझेगा, ब्लैक डायमंड बनेगा तो समझेगा, रॉयल डायमंड बनेगा तो समझेगा, क्राउन डायमंड बनेगा तो समझेगा। जैसे जैसे इसकी उम्र इस व्यापार में बढ़ती जाएगी, यही बंदा सब बातें मानेगा। और हकीकत में शिव कुमार जी, जो आज से 2 साल पहले कुछ नहीं मानते थे प्लानों के, सब कुछ मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय सब कुछ समझा देती है। और एक तो मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है कि एक लीडर हैं, उन्होंने ब्लैक डायमंड तक सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया, सिस्टम से बाहर रहे। ब्लैक डायमंड के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, एक ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की CLT, जी सर। उसमें उन्हें समझ में आ गया यार मेरी तो सारी गलतियां हैं, और उन्होंने फॉलो कर लिया। शिव कुमार जी 25,000 के चेक से 2 लाख की कैपिंग भी लगा दी मात्र 1 साल के अंदर। तो माना ना, लेकिन ब्लैक डायमंड के बाद माना कि यस हाँ सर। सिस्टम और अपलाइन को मानना चाहिए। तो मानते हैं लोग, लेकिन हमें भी संयम रखना चाहिए एज ए अपलाइन। एकदम से ऐसा रिएक्ट नहीं कर देना चाहिए कि अभी मानो, मानेंगे। हमारा काम है समझाना, समझाना और समझाते रहना। रहना। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस रहा कि प्रोडक्ट से रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे होते हैं, तो एक अच्छी इनकम, अच्छी ग्रोथ कम समय में लोगों को मिलती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम इस बिज़नेस में आने के बाद हमें प्रोडक्ट सिर्फ बेचने में ध्यान देना चाहिए या खुद भी यूज़ करना चाहिए? कई बार होता ये है कि हम बेच तो प्रोडक्ट कमाने के लिए अपनी कंपनी के रहे हैं, और हमारे जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट है वो खा दूसरी कंपनी के रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या हद तक सही है? सर आपका ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं इस पर ये बताना चाहूँगा कि किसी भी डायरेक्ट सेलर को लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले उसको खुद प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई भी डायरेक्ट सेलर अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना क्वालिटी बेस है। दूसरा चीज़, उसे विश्वास नहीं होगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है, कितना ताकत है, और उसकी डाउनलाइन भी कॉपी करेगी। क्योंकि बोला गया है कि जो आप बोलते हो वो लोग नहीं करते हैं, जो आप करते हो वो लोग करते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है आप खुद यूज कीजिए। अगर आपको रिजल्ट आएगा तो आप ऑटोमेटिक आप लोगों को बताएंगे, और फिर इसके पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, फिर आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो मेरा ये बोलना है कि हर डायरेक्ट सेलर को एक बेस्ट यूज़र बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, अब हम अपने घरों में प्रोडक्ट यूज़ नहीं करवाते हैं, तो हम लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सा प्रोडक्ट ख़राब है। तो मैं तो सर शुरू से ही अपने प्रोडक्ट यूज़ करता था, और आज तो हमें मज़ा आता है। जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट बोलता हूँ, जैसे हमारा डेंटो डॉग है या हमारा पंच तुलसी है, हमारे जितने मसाले हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड में इस कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने प्रोडक्ट यूज़ किया। तो हम 100% लोगों को विश्वास के साथ बोलते हैं कि अगर आपके दांत में कोई पायरिया है या कोई भी दांत खराब है तो आप हमारे डेंटो डॉग को यूज कीजिए, क्योंकि हमने इसको यूज करके अपने दांतों को सही किया है। तो हर डायरेक्ट सेलर को एक यूज़र बनना चाहिए सर। यूज़र, और दूसरा मैं तो ये कहता हूँ कि हर डायरेक्ट सेलर को AM to PM के जितने हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज़ के हैं उन्हीं का यूज़र बने। मैं नहीं कहता कि वो थंडर ब्लास्ट ले, मैं नहीं कहता कि बिना लीवर की प्रॉब्लम के वो लिवोडोक ले, मैं नहीं कहता कि बिना ऑर्थो की प्रॉब्लम के वो ऑर्थोडोक ले, मैं नहीं कहता कि उसका 1 रुपया भी कहीं ख़राब हो वो प्रोडक्ट वो लेके रख ले जो उसको यूज़ नहीं कर रहा। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी के सुबह AM से PM तक आपके काम आते ही आते हैं, जो आप यहाँ से नहीं ले रहे बाहर से ले रहे हो, बाहर से बेहतर क्वालिटी है उन प्रोडक्टों की, बाहर से बेहतर प्राइस है उन प्रोडक्टों के, तो आप बाहर की साबुन क्यों लगा रहे हो?
आप बाहर का तेल क्यों यूज़ कर रहे हो, बाहर का शैम्पू क्यों यूज़ कर रहे हो, बाहर का पेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हो, बाहर के मसाले क्यों यूज़ कर रहे हो, बाहर का तेल क्यों खा रहे हो, वो तो सेम प्राइस में। तो आप अपने यहाँ पर नहीं लोगे और आप बाहर से लोगे, तो एक तो आप भरोसा कैसे दिलाओगे। दूसरा, आपने सुना होगा कि एक बंदे ने बहुत अच्छा होटल बनाया है, बढ़िया ढाबा है, लेकिन वो खाना खाते दूसरे ढाबे पे जाता है और लोगों को कहता है मेरे यहाँ और खाना खाओ। तो उस पर कोई विश्वास करेगा क्या। तो रियली हमें यूज़र बनना है उन प्रोडक्टों का जो हमारे घर में लगना ही लगना है, और वो कहीं और से आना है तो हमें अपनी कंपनी का ही लेना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। यस सर। सर, आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ये प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस है या पे आउट प्लान ड्रिवन बिजनेस है। सर दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर बड़ी कामयाबी लेना है, बड़ा सक्सेस लेना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रहेगी तो आप प्लान बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बेच सकते। एक लिमिटेशन है प्लान को बेचने का, पे आउट को बेचने का। लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हम एक घर में प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट देने के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो वो घर लाइफ टाइम हमारा यूज़र बन जाता है। तो हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। तो नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस तभी बनेगा जब क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हो। तो मैं पहला अहमियत देता हूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी को। जिस भी कंपनी का क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, और अगर क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट पर हम एक बड़ा यूजर बेल्ट बना देते हैं, उसके बाद 5 साल 7 साल 8 साल बाद काम करें या ना करें, यूजर बेल्ट रहेगा तो बिजनेस चलता रहेगा, इनकम आता रहेगा। अब बात आ गई पे आउट की, तो पहला जरूरी है सर क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। दूसरा पे आउट। तो सर पे आउट का भी अहमियत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है या किसी भी जगह पर जाता है तो पैसा कमाना चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग को एक ड्रीमर का बिजनेस भी बोला गया है। तो मेरा ये मानना है कि एक सही पे आउट होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि पे आउट सही नहीं देती है, जो कैलकुलेशन होता है उनका गलत होता है। लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और लोग 5 लाख भी नहीं कमा पाए, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं कमाते हैं। तो ये एक अच्छा प्लान नहीं होता है, पे आउट का एक अच्छा प्लान नहीं दिया जाता है। तो एक कैलकुलेटेड पे आउट होना चाहिए कि हमारा पैसा हमें मिले, डाउनलाइन का पैसा डाउनलाइन को जाए, कंपनी का पैसा कंपनी को जाए। तो जब एक अच्छा पे आउट रहेगा किसी भी कंपनी का, तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। एक लड़का आता है और पे आउट अच्छा नहीं है, उसको 1 करोड़ कमाने में 10 साल लग जाता है, और किसी कंपनी का पे आउट अच्छा है और वो कामयाबी 3 साल में मिल जाएगी, और 3 साल में एक लड़का डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में करोड़पति बन जाता है। तो मैं मानता हूँ कि हजारों लोग देख के उससे इम्प्रेस होंगे और डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, अपना करियर अपॉर्चुनिटी से बनाएंगे। तो सर दोनों का अलग अलग रोल है। पहला जरूरी है प्रोडक्ट और इसके बाद पे आउट। मतलब कहना ये है कि सबसे ज़रूरी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, जी और आपके प्रोडक्ट नीड बेस हों, यूज़र बेस हों और वर्थेबल भी हों। जी जी। और आपके प्रोडक्ट अगर क्वालिटी प्रोडक्ट हैं तो ही आपके जनरेशन टू जनरेशन कैरियर है। नहीं यस तो सर। ये कैरियर 5-7 साल में कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, हुआ है किसी सर। के भी, कितना हुआ ही है बड़ा सर। उसने धंधा कर लिया हो। पे आउट की मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन चलो हर व्यक्ति का अपने अपने समझ है, अपने अपने तौर तरीके हैं कि पे आउट में अगर अच्छी हैंडसम इनकम होती है तो लोग थोड़ा जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं। तो वो तो देखो सबका अपना अपना कहना है, कौन कितना बांटेगा कौन कितना देगा, ये तो सबके अपने अपने विचार है, कौन कितना रखेगा। उस पर मैं जा नहीं कमेंट करूँगा कि भाई ठीक है, कंपनियों को कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, कैसे सिस्टम चलाना है, वो कंपनियों के ऊपर है। लेकिन हाँ, हैंडसम अमाउंट आएगा तो व्यक्ति जल्दी ग्रोथ करेगा, और उसकी ग्रोथ को देख के कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका समाज का डायरेक्ट सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होकर वो भी अपना कैरियर बनाएगा। यस सर। तो सर, प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे थे, तो अब मुझे ये और बता दीजिए कि डायरेक्ट सेलर जब सुबह घर से निकले तो क्या सिर्फ उसको अपना प्रेजेंटेशन फोल्डर लेके निकलना है या प्रोडक्ट भी लेके जाना चाहिए। सर बहुत अच्छा सवाल है ये। और मेरा ये मानना है कि हर डायरेक्ट सेलर को जब वो प्लान फोल्डर लेके निकलता है तो प्रोडक्ट उसके बैग में होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के पास जाते हैं, तो आज मेरा ये मानना है कि दुनिया में केवल 5% लोग ड्रीमर हैं। हम 5% लोगों को हम सपने बेच सकते हैं या उनको ड्रीम दिखा सकते हैं कि आप यहाँ से करोड़ों रुपए का अचीवमेंट ले सकते हैं। लेकिन 95% लोग
दुनिया में ड्रीमर नहीं है सर। सही बात। उनके सर सपने नहीं है कि मुझे बड़ी कार लेना है, बड़ा घर लेना है। अगर उनके पास जाके हम प्लान को बेचेंगे तो वो इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास यूज़र बेल्ट के प्रोडक्ट होंगे, कोई भी हम 10-12 प्रोडक्ट ले जाते हैं, तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बता के हम हर घर में 1000, 2000, 5000 का हम प्रोडक्ट दे के आएंगे और उसे यूज़र बना सकते हैं। तो मेरा ये बोलना है सर कि हर डायरेक्ट सेलर को अपने पीठ के जो बैग होते हैं उसमें 10-12 प्रोडक्ट लेके जाना चाहिए। देखो, इसके में मैं इतना इनपुट देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको पेपर पे कोई गाड़ी दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा, या उस गाड़ी में बैठा के आपको घुमाओ तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा? गाड़ी में बैठा के सर। यही प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट को सिर्फ आप प्रेजेंटेशन फोल्डर में दिखा रहे हो, उसी प्रोडक्ट को आप टच, फील और टेस्ट करा के उसका एक्सपीरियंस कस्टमर को दे रहे हो, तो कस्टमर कहीं ना कहीं आपके साथ आएगा, आपको कुछ ना कुछ एसपी देगा। और हमारा मकसद डेली एसपी लेके आना है, ना कि वो पुराने डरे वाली बातें, आईडी शाईडी, ये इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है 100 एसपी, तो 100 एसपी चाहे 5 घर से मिले, चाहे 2 घर से मिले, चाहे 8 घर से मिले। मेरा मकसद है 1000 एसपी, तो 3 घर से मिले चाहे 40 घर से मिले, मकसद तो पूरा हुआ ना मेरा। और अगर हर घर में कंज्यूमर है, हर घर में नेटवर्कर नहीं बैठा, हर घर में ड्रीमर नहीं बैठा। ये मैं भी कहना चाहूँगा आपकी बात से सहमत होते हुए कि बिना प्रोडक्ट के घर से ना निकलें। रही बात आपकी लीडरशिप की, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की, जब आप अच्छा कंज्यूमर बेस बना लेंगे तो उसमें से नेटवर्कर अपने आप निकल के आएंगे। जब आपके पास एक बड़ा कंज्यूमर बेस आएगा तो अपने आप नेटवर्कर निकलेंगे, अपने आप टीम बिल्डिंग होगी, अपने आप आपकी बड़ी बड़ी टीमें बनेंगी। और अगर आपके पास यूज़र बेल्ट जितनी ज़्यादा है, समझ लीजिए इनकम उतनी ही आपके पास ज़्यादा है। तो शिव कुमार सर, अब जानते हैं थोड़ी आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप कितनी कार मेंटेन कर रहे हैं? सर आज मेरे पास 2 कार हैं। एक हमारे पास ऑडी Q3 है और दूसरा पॉर्श है। तो ये पोर्शे कब ली थी आपने? सर पॉर्शे लिए मुझे 3 साल हो गए। ये बड़ा नाम है इस कार का, जी सर। बहुत बड़ा नाम है। तो ये इसके बारे में भी कोई है, कोई ऐसी स्टोरी कि आपने सोचा यार मैं, भाई मर्सिडीज भी ले सकते थे, BMW भी ले सकते थे, जैगवार भी ले सकते थे, कि मैं पोर्श लूँगा? जी सर बिल्कुल। जब मैं ऑडी लिया तो चूंकि उस समय ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ का एक बहुत बड़ा क्रेज़ था। तो चूंकि ऑडी लेने के बाद मैं सोचा कि मैं ऐसी कार लूं जो कि मतलब बहुत कम लोग वहाँ तक सोचते हैं। तो मैं उस कैटेगरी से नेक्स्ट लेवल के कैटेगरी में जाना चाहता था। तो मैं सर्च किया सारा शोरूम में जाके, तो मुझे पॉर्श समझ में आया कि ये कार लेने के बाद रोड पर चलने के बाद मज़ा आएगा। तो सिर्फ फिर मैं उसके बाद पॉर्श लिया सर। अब ये बताइए, जो नौकरी में 2007 में कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको, 8 में? 2007-8 में हमारी उस समय जो तनख्वाह थी लगभग 20,000 करीब थी। 20,000 रुपये? जी जी। तो ये 20,000 रुपये कमाने वाला 2008 में व्यक्ति आज मंथली कितने पैसे कमा रहा है? सर अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो आज हमें इस बिजनेस से 70 से 80 लाख महीने का इनकम आता है सर। एवरेज पड़ता हो? एवरेज एवरेज। मतलब सब कुछ मिला के? सर इस बिजनेस में इंसेंटिव और बोनस अगर मैं टोटल जोड़ूं तो लगभग 70 से 80 लाख महीना हर महीने का इनकम आता है सर। तो इसका मतलब तो सर आप हिंदुस्तान के पहले 10 डायरेक्ट सेलर में हो, तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मुझे तो लगता है पहले 5 में भी हो सकते हो। ये तो मैंने अभी आंकड़े निकाले नहीं है, पर मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये तो बात हुई शिव कुमार जी कार की। हर व्यक्ति का सपना होता है कार, फिर सपनों का घर। घर का सपना पूरा हुआ है या बचा हुआ है? बिल्कुल सर पूरा हुआ है। और अगर आज मैं बोलूं तो मैं अपने घर लेने में बहुत मतलब ड्रीम हाउस लेने में मैं टाइम लिया हूं। लेकिन आज मैं दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 10 करोड़ का अपना घर लिया हूं सर। 10 करोड़ का? जी जी सर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलर केवल कार लेते हैं। उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो हमारे घर को आके देख सकते हैं कि हमने अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम होम बनाया है। और A to Z हमने जो उसमें इंटीरियर जो लगाया है वो 5 स्टार से कम नहीं है। 5 स्टार उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलर सर सिर्फ कार नहीं लेते हैं, डायरेक्ट सेलर बड़े घर लेने का सपना भी पूरा करते हैं। सर ये आपकी कारें, आपका घर, ये आपका है, लेकिन ये जो आपने लिया है इससे एक मैसेज आता है हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को, जो आज दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, जो आज वो इनकम नहीं कर पा रहे
जितनी उनके पास कैपेबिलिटी है, एजुकेशन है, नॉलेज है। मुद्दा ये है कि आपने ये कामयाबी हासिल करके 10 करोड़ का घर बना के, कारें लेके दुनिया को ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एक फ्यूचर है, डायरेक्ट सेलिंग एक कैरियर है। जो सपने आपके कहीं और से पूरे नहीं होते वो डायरेक्ट सेलिंग में हमने पूरे किए और आप भी पूरे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपके 10 करोड़ के घर के लिए। और इसमें मैं आपसे थोड़ा नाराज़ भी हूँ, आपने मुझे दिखाया भी नहीं अभी तक अपना घर। आइए सर, आपका शायद वेलकम है। आप उसे पर्दे में रख रहे हो कि कुछ सही मुहूर्त पे बुलाओगे, इसका मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल कुछ सर। सोच रखा है, इसका मतलब आपने। जी जी सर। मैं भी देखना चाहूँगा सर ये 10 करोड़ का घर। एक दिन आपके साथ ज़रूर आऊँगा मैं आपके घर, जी सर। और कभी ऐसा मुहूर्त निकलेगा तो शिव कुमार जी, आप ये बताइए कि आपका अगला गोल क्या है। सर मेरा अगला गोल है ब्रांड एम्बेसडर बनना। और अभी 2025 है, 2027 में हमारा अगला गोल है कि मैं यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर रैंक को अचीव करूँ। ब्रांड एम्बेसडर यस ऑफ सर। AWPL। यस सर। तो सर उस टाइम पे तो बहुत पैसा आ जाएगा, 12.5 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने का है वो, इतने का ही है ना? 12.5 करोड़ है। उसका क्या करोगे? अभी आगे प्लानिंग करेंगे सर, अभी तो गोल है हमारा ब्रांड एम्बेसडर का। और नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे, ग्रुप के साथ बैठेंगे और कोई बड़ी प्लानिंग करेंगे। आपका क्या है ना सर, 80 लाख आ रहे हैं तो इतने पैसे आ रहे हैं तो वो प्लानिंग, कितनी प्लानिंग करें? बोला है सर किधर अभी इतना पैसा आ रहा है कि कभी ये ले लेते हैं। तो बोला आप तो बोलो बड़े बन चुके हो। बस बहुत सर। बड़ी बात है कि आपने अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर में 2008 से लेके 2016 तक बिना कुछ प्राप्त करे भी हिम्मत नहीं हारी, और फिर अपने आप को रीडिस्कवर किया। इसे कहते हैं रीडिस्कवर। उसी एनर्जी से, उसी ताकत से जो 2008 में लगाई थी, 16 से काम किया, और आज 2025 में एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि मैं कह सकता हूँ आप भारत के पहले 10 डायरेक्ट सेलर्स में आज 100% अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और हो सकता है आने वाले समय में नंबर 1 भी हों, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील हैं और बहुत सौम्य स्वभाव के भी हैं। मुझे आपके बारे में पता है। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आज डायरेक्ट सेलिंग के कुछ अहम पहलू हमने शिव कुमार जी से जाने। अब थोड़ा सा इनकी हॉबीज़ के बारे में जानते हैं। शिव कुमार जी, बहुत बेहतरीन, महत्वपूर्ण, नॉलेजेबल ये सेशन रहा। आपने रियली बहुत अच्छी अच्छी बातें और ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए जिससे मुझे लगता है आने वाले समय में इस पॉडकास्ट को सुन के बहुत डायरेक्ट सेलर्स की ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करूंगा और कुछ पर्सनल जानकारी आपके बारे में हासिल करना चाहूँगा। सर, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन डोमेस्टिक भारत के अंदर क्या है, जहाँ बार बार घूमना पसंद करते हैं? गोवा और शिमला। एक सर। गोवा सर। और इंटरनेशनल? दुबई। दुबई कितना पसंद है आपको? जी जी सर। सर, आपका पसंदीदा खाना? लिट्टी चोखा। हाँ, बिहार से हो तो लिट्टी चोखा ही होगा। आपका मनपसंद सिंगर? कुमार सानू। आपका मनपसंद स्पोर्ट्स? क्रिकेट। खेलते हैं आप क्रिकेट? यस सर। मुझे भी आउट किया हुआ है आपने। यस सर। आपकी मनपसंद एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण। और आपका मनपसंद एक्टर? अमिताभ बच्चन। आपकी ड्रीम कार? रॉयल्स रॉय। आपका मनपसंद काम? डायरेक्ट सेलिंग। आपका मनपसंद कलर? ब्लू। आपकी आज तक की सबसे मनपसंद मूवी? 3 इडियट्स। शिव कुमार जी, आपके साथ आज बात करके, ये सेशन करके इतना अच्छा लगा कि मुझे भी बहुत नॉलेज और बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला जो मैं भी आपके बारे में नहीं जानता था। और मुझे लगता है ये आज का पॉडकास्ट सेशन इस दुनिया में जितने भी लोग देखेंगे वो बहुत इंस्पायर होंगे। और ख़ासकर डायरेक्ट सेलर्स इस सेशन को सुनने के बाद, आपका जो एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया है, जो नॉलेज दी है, उसको अपनाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सफल होंगे। तो शिव कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमें शिव कुमार सर के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला। बहुत उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए और बहुत नॉलेज शेयर की। तो जुड़े रहिए हमारे इस लीडिंग लीडर्स चैनल पर अगले पॉडकास्ट के लिए, फिर मिलने के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व से। बहुत बहुत धन्यवाद।